हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इन इंपॉर्टेंट टॉपिकों में कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी जान लीजिए। तो पहला टॉपिक होगा इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा होगा गांधी इरविन समझौता, तीसरा होगा कांग्रेस का कराची अधिवेशन, चौथा होगा गोलमेज सम्मेलन और पांचवा होगा पूना पैक्ट। इन्हीं पांचों टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ, इसमें कह रहा है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन, जो कि हुआ था 1929 में। इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरे पॉइंट में कह रहा है 1929 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था ये जान लीजिए। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटिश सरकार के आदेश हैं उनकी संपूर्ण अवज्ञा की जाए, मतलब जो ब्रिटिश सरकार आदेश दे रही है उनके आदेशों को न माना जाए, इसी का ये उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 जनवरी 1930 को एक पत्र लिखकर 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था, जिसे न मानने पर क्या शुरू करने की चेतावनी दी गई थी। इसे न मानने पर गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करूंगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगला देखिए, अगले में कह रहा है घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी और बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कथन किससे संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था दांडी मार्च के समय। किसने दिया था ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था गांधी जी के द्वारा। किसके प्रत्युत्तर में दिया गया था। तो इसको इरविन के प्रत्युत्तर में इस स्टेटमेंट को दिया गया था गांधी जी के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो इनके समर्थकों की संख्या थी 78। अगला देखिए, अगले में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था। तो ये स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद है इसको छोड़ा था और स्वराज प्राप्त के बाद ही लौटने का व्रत लिया था। तो ये डेट थी 12 मार्च 1930। अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। ये किया था दांडी से। अगला है दांडी यात्रा के साथ ही कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, अगले में कह रहा है गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो ये प्रारंभ की थी साबरमती अहमदाबाद से। अगला है दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला है, अगले में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो ये हुआ था दांडी मार्च के बाद। अगला है, अगले में कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी। तो ये चली थी 24 दिनों तक। अगला है दांडी कहाँ पर स्थित है। तो ये दांडी जो है नौशारी गुजरात में स्थित है। अगला है, अगले में कह रहा है किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी जो कूच था उसमें सर्वाधिक थी। तो सर्वाधिक जो इनके सत्याग्रही थे वो गुजरात से थे। कितने थे। तो वो थे 31। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के सत्याग्रही थे जिनकी संख्या थी 13। तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के सत्याग्रही थे जिनकी संख्या थी 8। तो ये 3 सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। तो ये की थी 241 मील की दूरी। अगला है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ प्रारंभ की थी। तो इस आदर्श वाक्य का उद्देश्य था, मतलब ये आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। तो इसी आदर्श वाक्य के साथ ये दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रमुख कार्यक्रम थे वो कार्यक्रम कौन कौन से थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला कार्यक्रम कह रहा है, पहला पॉइंट है जो कह रहा है नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना। तो ये इसका पहला उद्देश्य था। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा कह रहा है सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार। तो ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा देखिए, तीसरे में इसमें दिया हुआ है, कह रहा है महिलाओं द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना। तो ये इसका तीसरा पॉइंट था। अगला देखिए, अगले में इसी में दिया हुआ, इसमें कह रहा है अगला पॉइंट समस्त विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। इसका ये भी उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कर अदायगी पर रोक। तो इसका ये भी उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा। तो इतने सारे इसके कार्यक्रम जो थे, मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था, इतने जो इसके उद्देश्य हैं वो दिए हुए थे। ये उद्देश्य जो दिए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे गए हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगला क्या है, अगला पॉइंट। तो देखिए अगले में कह रहा है किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो ये था नमक सत्याग्रह। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह या जो आंदोलन है उसमें भाग लिया था, किन महिलाओं ने। तो इनमें थी सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर,
कमला देवी चट्टोपाध्याय, तो इन महिलाओं ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। अगला है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है, तो ये दिया था गांधी जी ने दांडी यात्रा के समय। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की जो तिथि है को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला है, अगले में कह रहा है गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था, तो ये किया था 6 अप्रैल 1930 को। अगला है, अगले में कह रहा है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था, ये लिया था अब्बास तैयबजी ने। अगला है, अगले में कह रहा है ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया था, तो किस रूप में उल्लेखित किया था गांधी जी ने, इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला इसमें स्टेटमेंट कह रहा है यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योगों से लोगों को वंचित करती है, तो ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा इसमें कह रहा है प्रकृति ने जो संपदा बहुतायत में दी है उसका अनियंत्रित विनाश, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा इसी में कहा गया था इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है सर्वाधिक राष्ट्रीय व्यय। अगला इसी में फोर्थ पॉइंट है, इसमें कह रहा है भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना ऐसा कभी सुना नहीं गया, तो ये था इसका फोर्थ पॉइंट। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, यह कथन किसका है, तो ये कथन दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महात्मा गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम था वेब मिलर। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में साथ रहकर उनका विवरण दिया था, तो ये दिया था वेब मिलर ने। अगला है, अगले में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजनी नायडू ने कहाँ के नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था, तो ये था धरसना। अगला देखिए, अगले में कह रहा है धरसना नमक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहत वर्णन या बृहत विवरण प्रदान किया था, तो ये था वेब मिलर। तो वेब मिलर क्योंकि उनके साथ थे तो इन्होंने इनका काफ़ी विस्तृत वर्णन किया हुआ है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि धरसना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने कभी जीवन में नहीं देखा था, तो ये कहा था वेब मिलर ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो ये गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। अगला है आचार्य विनोबा भावे ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है, अगले में कह रहा है किससे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी, तो ये सजा दी गई थी किनको, तो देखिए इनमें थे मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी। तो ये लोग जो थे जिनको नमक कानून तोड़ने के लिए सजा दी गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तंजौर जो तट है वहाँ पे श्री राजगोपालाचारी ने एक अभियान संगठित किया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा में किया था हरिहर दास ने। अगला है उत्तराखंड के दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था, तो इनमें नाम याद रखिएगा। तो इनमें थे ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़क बहादुर सिंह। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तराखंड में जो दांडी मार्च हुआ था वहाँ से इन्होंने हिस्सा लिया हुआ था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये किया था श्री राजगोपालाचारी ने। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंध था, जो संबद्ध था, तो ये थे श्री राजगोपालाचारी, अब्बास तैयबजी और सरोजनी नायडू। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मालाबार में कालीकट के पोयानूर तक की नमक यात्रा किसने की थी, तो ये की थी के कलप्पन ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो मालाबार में जो कालीकट है वहाँ से पोयानूर तक की यात्रा किसने की थी, तो ये की थी के कलप्पन ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस राज्य के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह की मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम मतलब शिविर की स्थापना की गई थी, ये की गई थी आंध्र प्रदेश में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उड़ीसा के किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो ये उड़ीसा से कौन थे, तो ये थे गोपाल बंधु चौधरी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बादशाह, ध्यान दीजिएगा, बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो ये थे खान बहादुर गफ्फार खान।
अगला देखिए अगले में कह रहा है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है सीमांत गांधी, जिनको खान अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं, ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था? तो इस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार, जो बनाई गई थी 1929 में। अगला देखिए अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला पॉइंट कह रहा है, अगले पॉइंट में कह रहा है लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, यह पूछा जा रहा है। तो ये बनाया गया था अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध खान बहादुर गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था लाल कुर्ती या रेड शर्ट। अगला देखिए अगले में कह रहा है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो इनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। अगला है फ़ख्र ए अफ़गान की उपाधि किससे मिली थी? तो ये मिली थी खान अब्दुल गफ्फार को। अगला देखिए अगले में कह रहा है खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? इनको लाल कुर्ती के नाम से जानते थे। अगला है भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था? तो ये देखिए जो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता है और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया गया था। अगला देखिए अगले में कह रहा है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इनकार किया गया था। अगला है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर जो कांड था, इसके नायक कौन थे? तो ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला देखिए अगले में कह रहा है जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही ये प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन है? जिया तरंग स्टार्ट हुआ है मणिपुर में। अगला देखिए अगले में कह रहा है रानी गैडिनलिऊ उत्तर पूर्व से एक स्वतंत्र सेनानी थी, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो ये स्वतंत्रता सेनानी से उत्तर पूर्वी राज्य से, तो ये मणिपुर से बिलोंग करती थी, मतलब ये मणिपुर की थी रानी गैडिनलिऊ, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अगला देखिए अगले में कह रहा है नागालैंड की किस रानी को गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो इनका नाम था रानी गैडिनलिऊ। अगला देखिए अगले में कह रहा है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला देखिए अगले में कह रहा है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये पटना से संबंधित थी। अगला देखिए अगले में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो ये रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। अगला है गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित कर दिया? तो ये किया था 1934 में। अगला है इसका लास्ट पॉइंट है, इसमें कह रहा है भारतीय पूंजीपतियों द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिए अब है गांधी इरविन समझौता, जो इसका दूसरा चैप्टर है। तो देखिए इसमें कह रहा है पहला पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? ये रिहा किया गया था 26 जनवरी 1931 को। अगला देखिए अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ, अगले पॉइंट में कह रहा है किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तैयार किया था हर्बर्ट इमर्सन ने। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? यह हस्ताक्षरित किया गया था 5 मार्च 1931 को। अगला है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था दिल्ली में, जिसको दिल्ली समझौते के भी नाम से जाना जाता है। अब अगला है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसकी प्रमुख शर्तें क्या क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले इसमें शर्त थी नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन और व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, तो ये इसका पहला शर्त था। दूसरी इसमें शर्त थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, तो इसमें ये दूसरी शर्त रखी गई थी। तीसरी इसमें शर्त थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देना, इसकी ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त में थी सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, तो ये था इसमें जो मतलब अगला पॉइंट। इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ इसमें कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, ये इसमें अगला पॉइंट था। इसके अतिरिक्त लास्ट पॉइंट इसमें था केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई की जाएगी जिन पर हिंसा अभियोग नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा जो भगत सिंह जी थे उनको रिहा नहीं किया गया था। इसी गांधी इरविन समझौते का वो कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा वो ड्रॉबैक था। कहा जाता है उनको गांधी जी पे ये आरोप भी लगता है कि उन्होंने छुड़ाया नहीं था। लेकिन देखिए इसमें पॉइंट लिखा हुआ कि उन कैदियों को वो रिहा किया जाता जिन पे सिर्फ कहा गया हिंसा का अभियोग नहीं चला है, इसलिए भगत सिंह जी को क्या किया जाता है, उनको रिहा नहीं किया जाता। तो ये था गांधी इरविन समझौता। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है
गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? तो ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ये समझौता हुआ था। मतलब समझौता इसलिए हुआ था ताकि जो गांधी जी हैं वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। गांधी जी मतलब पार्टिसिपेट नहीं किए हुए थे, मतलब कह सकते हैं कि जो पूरा कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ही गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए गांधी इरविन समझौता होता है। और इस समझौते में ये डिसीजन लिया जाता है, या गांधी जी को मनाया जाता है या कांग्रेस को मनाया जाता है कि आप लोग ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो इसका ये उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? तो इनमें थे तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर। तो इन दोनों ने इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। अगला है किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो ये कहा था एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। किसने कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन ने। अगला है कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस पहला पॉइंट इसमें कह रहा है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। अगला है किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है, अगले पॉइंट में कह रहा है किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था जो 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? यह तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? ये प्रारूपित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला देखिए, अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मौलिक अधिकार थे इनका संकल्प पारित हुआ था कराची अधिवेशन में जो हुआ था 1931 में। अगला है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो ये माना है सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौते का विरोध नहीं किया था? तो ये थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इन्होंने इस जो समझौता था इसका विरोध नहीं किया था। अगला देखिए, गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड जो पॉइंट दिए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? ये बुलाया गया था 1930 में। अगला है किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब की थी अध्यक्षता? तो ये थी 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो ये थे मौलाना मोहम्मद अली। इन्होंने जो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भाग लिया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भारतीय ईसाई थे उनका प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही कथन दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है यह 1930 में आयोजित हुआ था, ये सही है। दूसरा कह रहा है इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, अगली ये भी सही है। अगला कह रहा है इसका आयोजन लंदन में पारित हुआ था, ये भी सही है। अगला इसी में कह रहा है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है गांधी इरविन समझौता जो कि 1931 में हुआ था, कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो ये था दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में होना था। इससे में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था उसका जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेना अंतर्निहित था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। अगला है, अगले में कह रहा है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन का केंद्र क्या था? तो ये था सेंट जेम्स पैलेस। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो यह था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उस पानी के जहाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था SS राजपूताना। ये जहाज का नाम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तब वो कहाँ पर ठहरे थे? तो वो ठहरे थे किंग्सले हॉल में। कहाँ पे ठहरे थे? किंग्सले जो हॉल था वहाँ पे वो ठहरे हुए थे।
अगला देखिए अगले में क्या है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, प्यारे लाल नैयर, इन सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। अगला देखिए अगले में कह रहा है, कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, मौलाना आज़ाद भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अगला देखिए अगले में कह रहा है, अगला पॉइंट है, बकिंघम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं। तो इसको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल होरो ने महात्मा गांधी का परिचय सम्राट से करवाया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सम्राट ने गांधी जी से पूछा था, गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया। तो ये पूछा था सम्राट ने। वहीं गांधी जी ने इसके उत्तर में कहा था कि मैंने उनका बहिष्कार अपने पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में वो किया हुआ है उनका विरोध। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला देखिए अगले में कह रहा है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे। तो वो गए थे लंदन, मतलब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जो गए हुए थे, तो वहाँ पर कोई बात बनती नहीं है, मतलब गांधी जी के पक्ष में कोई बात रहती नहीं है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो खाली हाथ लौटे थे। अगला देखिए अगले में कह रहा है, किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। ये कहा था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कब कहा था? 14 अगस्त 1931 को बम्बई में। अगला देखिए अगले में कह रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि के जो विषय था उस पर यह असफल रहा था। अगला देखिए अगले में कह रहा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका शुरू किया था। ये शुरू किया था 3 जनवरी 1932 को। अगला है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। ये किया गया था वर्ष 1932 में, जो कि चला था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। अगला है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधि उन्होंने किया हुआ था प्रतिनिधित्व, इनका नाम था मोहम्मद इकबाल। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या नाम था इनका? इनका नाम था मोहम्मद इकबाल। अगला है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला है, अगले में कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो ये था प्रथम और तृतीय, मतलब दूसरे में पार्टिसिपेट किया हुआ था, पहला और तीसरा जो था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला है, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, कह रहा है ये एक ही सम्मेलन की अवस्था थे, लेकिन इनको 3 स्तरों में इनको संपन्न कराया गया था। अगला देखिए अगले में कह रहा है, गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन दिए हुए, इनको देख लेते हैं। देखिए पहला कह रहा है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को रखा था। ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों एवं सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला इसी में कह रहा है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। तो देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, अब अगला है जो सांप्रदायिक पंचाट और जो पूना पैक्ट है उससे रिलेटेड जो पॉइंट दिए हुए उसको कवर कर लेंगे। तो ये जो पूरा टॉपिक है, पांचों टॉपिक ये कवर कर लिया जाएगा। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है पूना पैक्ट के बारे में, किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। तो ये किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला है, सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था। तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला कह रहा है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला देखिए अगले में कह रहा है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसके लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। तो ये दलित वर्ग हैं, उनके पृथक निर्वाचन का अधिकार इसमें देने की बात कही गई थी। अगला है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया था। किसके लिए बनाया था। तो ये अछूतों के लिए बनाया था। अगला है, मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, ने किसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीटें आवंटित नहीं की थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, नहीं की थी, ये बौद्धों को नहीं की थी। अगला है, सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में सही कथन दिए हुए, इनको देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। अगला पॉइंट है,
इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानसभाओं में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिनके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल में होता था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है या सर्वाधिक आवश्यक क्या है। तो ये दलितों के लिए एक राजनीतिक शक्ति, मतलब ये उनके लिए सबसे उपयुक्त बताया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये कहा था डॉक्टर V.S. मुंजे ने। किसने कहा था? डॉक्टर V.S. मुंजे ने। अगला देखिए, अगले में कह रहा है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। तो कम्युनल अवार्ड के समय ये स्टार्ट किया था, जो था 20 सितंबर 1932 को ये डेट थी। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है 1932 के सांप्रदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनैतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो ये था परिगणित जातियां, जिनमें हम दलित जातियों को जानते हैं। तो दलित जातियों को इस वर्गीकरण से हटाने के लिए महात्मा गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, क्योंकि उनको मानना था कि ये हमें हिंदुओं में ही बहुत सारे डिवाइड कर देंगे। जैसे हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर दिया था, उसी तरह गांधी जी को लगता था, बात सही भी थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे इनका काम ही यही था, डिवाइड एंड रूल। इसलिए वो हिंदुओं में बहुत सारी जातियों में इस हमारे जो देश था या हमारे देश के जो लोग थे उनको डिवाइड करना चाहते थे। तो यही अंग्रेज़ों का उद्देश्य था। अगला देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता क्यों किया था, मतलब जिसको हम लोग आमरण अनशन कहते हैं, पूछा जा रहा है वो गांधी जी ने क्यों किया था। क्योंकि रैमजे जो मैकडोनाल्ड है उन्होंने सांप्रदायिक अधिनिर्णय, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसकी घोषणा कर दी थी, और दलितों के लिए इसने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी थी गई थी इस अवार्ड में। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, मरणोपरांत मतलब क्या जिसको बोलते हैं, जिसको आमरण अनशन कहते हैं, वो स्टार्ट किया था। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है, इसको पूना समझौता कहा जाता है, जो कि हुआ था 24 सितंबर 1932 को। अगला पॉइंट देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, अगले में कह रहा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किससे संपादित किया गया था। तो ये किया गया था पूना समझौते को। अगला है पूना पैक्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था। तो ये था मदन मोहन मालवीय, मतलब अम्बेडकर जी के साथ दूसरा हस्ताक्षरी पूछा जा रहा है, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। अगला है पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किए थे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, मदन मोहन मालवीय ने और C. राजगोपालाचारी ने। अगला है किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो ये थे M.K. गांधी जी। अगला है 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। तो ये भारतीय जो दलित वर्ग थे इनके साथ इनका सीधा संबंध था। अगला है पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना इसका उद्देश्य था। अगला है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो ये 71 दी गई थी और 147। तो दलित वर्गों के लिए ध्यान दीजिए कितनी दी गई थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड में दी गई थी 71, और इसको पूना में जो पूना सम्मेलन हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, उसमें बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था। तो इनमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1932 को। अगला है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो ये महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे घनश्याम दास विड़ला। अगला है अगले में कह रहा है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे G.D. विड़ला। अगला है अगले में कह रहा है गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी। तो ये की थी प्रारंभ वर्धा से। अगला है दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था। तो ये दिया था गांधी जी ने। अगला है कौन सा समाचार पत्र 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया। तो ये था नवजीवन, जो कि 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था। अब पूना पैक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पूना पैक्ट में पहला पॉइंट कह रहा है गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए, अगले पॉइंट में कह रहा है पूना पैक्ट के अनुसार जो है दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया था। अगला पॉइंट इसी में है
प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई थी। तो ये सारे जो प्रावधान हैं इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रावधान काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% जो है दलित वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया था। तो ये भी जो प्रावधान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें कह रहा है मदन मोहन मालवीय और MC राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला है पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया था। तो ये था पूना पैक्ट के बारे में। अब अगला देखिए, अगला है जो प्रमुख दलित संगठन है और उनके संस्थापक कौन है, ये जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो पहला है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसके संस्थापक हैं MC राजा, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। अगला है ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, जिसको हरिजन सेवक संघ बाद में कहा गया, इसको स्टार्ट किया था गांधी जी ने। कब किया था? 1932 में। अगला है दलित वर्गों का संघ, तो जिसको हम लोग डिप्रेस्ड क्लास लीग कहते हैं, इसको स्टार्ट किया था जगजीवन राम ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब स्टार्ट किया था? 1935 में। अगला है, अगले में कह रहा है ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये बनाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। कब बनाया था? 1942 में। अगला है प्रमुख राजनीतिक घटनाएं हैं और उनकी तिथियां, ये भी जान लीजिए। तो देखिए, पहली घटना है दांडी मार्च, जो स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। तीसरा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ है। गांधी इरविन समझौता है अगला, यह था 5 मार्च 1931 को स्टार्ट हुआ। अगला है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला है कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये हुआ 26 से 31 मार्च 1931 को। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कब हुआ? 7 सितंबर 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड जिसको कहते हैं, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1932 को। अगला है गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 20 सितंबर 1932 को। अगला है पूना पैक्ट कब स्टार्ट हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये स्टार्ट हुआ था 17 नवंबर 1932 को। अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए, जो टॉपिक था, पांचों टॉपिक, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके बाद के जो अगले टॉपिक हैं उनको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।